हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो भाई आज की जो कहानी है कैसे इंजीनियर की है, इसका भविष्य उज्जवल होता है। और ये वहां से इंजीनियरिंग करता है जहाँ से काफी लोगों का सपना होता है, लाखों स्टूडेंट का, पर फिर भी उन्हें वो कॉलेज नहीं मिल पाती। जी हाँ, मैं आईआईटी मद्रास की बात कर रहा हूँ। और ये अपना शख्स जो है, आप जैसे ही कहानी सुनी है इसमें क्राइम की, तो जैसे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कहानी बस इतने में ही सीमित है, लेकिन नहीं, इसकी कहानी आप सुनिए अंत तक, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छी कहानी है। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो ये कहानी है आंध्र प्रदेश के निजामाबाद की। वहाँ पे एक शख्स रहता है, नागेंद्र रेड्डी। रेड्डी और उसके परिवार के जो इकोनॉमिकली है वो काफी अच्छे हैं। ये रेड्डी काफी पढ़ने और काफी तेज है बचपन से। इसका सपना होता है कि वो इंजीनियर बने। अब इंजीनियरिंग के लिए वो एक एंट्रेंस एग्जाम देता है और इसका सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी मद्रास। अब ये कॉलेज जो कि आईआईटी मद्रास में हर शख्स का जो कि आईआईटी बनना चाहता है, आईआईटी कंप्लीट करना चाहता है, उसका शौक होता है कि ये आईआईटी मद्रास से ही करे। तो इसका सिलेक्शन उसमें हो जाता है और लगभग 2001 में ये डिग्री इंजीनियरिंग के लेके निकल जाता है। फिर इसकी एक हैदराबाद में जॉब लगती है जो कि काफी अच्छा पैकेज पे होती है। अब ये वहां पे जॉब करता है। अब कुछ समय जॉब जब कर लेता है तो उसे लगता है कि मुझे एक अपना कंपनी शुरू करना चाहिए। तो ये 2001 में कंप्लीट करता है, उसके बाद बेंगलुरु चला जाता है वो कंपनी छोड़ के। फिर वहाँ पे एक अपना कंपनी खोलता है। कंपनी काफ़ी अच्छे से चलती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद ये कंपनी थोड़ा डाउन पड़ने लगती है। अब डाउन पड़ने लगती है तो ये सोचता है कि एक काम करता है, इस कंपनी को छोड़ता है और फिर कोई जॉब पकड़ता है अच्छी सी। तो ये वहाँ से छोड़ के चला जाता है, फिर अपना कंपनी जो कि बेंगलुरु में खोलता है उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो एक कंपनी में अप्लाई करता है। अब इसका बैकग्राउंड आईआईटी आईआईटी मद्रास से था। उसका रिज्यूम देख के काफी टैलेंटेड था ये। तो इस बेस पे उसका एक इंग्लैंड में लंदन में उसका जॉब लग जाता है अच्छे पैकेज पे। अब इसका जॉब लग जाता है, इसके बाद वो एक अपने साथी के साथ रहता था, एक वहीं का एक कलीग था उसके साथ रहता था। तो उस कलीग का नाम है राधे कृष्ण। तो राधे कृष्ण और ये लोग मिलके जॉब करते थे और साथ में रहते थे। अब धीरे-धीरे थोड़ा समय बीतता है तो ये सोचता है कि एक काम करते हैं, मेरे पास इतनी ज नॉलेज है, तो अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक फार्म खोल देते हैं कुछ किसी चीज़ का। तो अब इसमें जो है जो राधे कृष्ण उसका दोस्त बना है। अब उसे ये ऑफर करता है पार्टनरशिप के लिए कि चलो तुम हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, पार्टनर तुम्हें बना देता हूँ। तो राधे कृष्ण भी ओके बोल देता है। अब ये दोनों एक फार्म खोल देते हैं और ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं, राधे कृष्ण और ये रेड्डी। अब इसके बाद समय गुजरता है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अब कुछ समय बाद हमेशा की तरह अनबन हो जाती है। अनबन मतलब हमेशा की तरह इसलिए कहा मैंने क्योंकि अक्सर पार्टनरशिपिंग में, बिज़नेस की कोई भी पार्टनरशिपिंग में अनबन पार्टनर के बीच होने लगती है। तो अब इनके बीच भी होती है। अब इनके जो फैमिली है रेड्डी की, उसे पता होता है कि वो कहाँ पे किसके साथ रहता है, उसे पता होता है ये राधे कृष्ण के साथ रहता है। और इस लड़ाई के बारे में पता चलता है, थोड़ा बहुत खटपट हुई है अनबन। तो और एक बात बता दूँ, ये जो शख्स है रेड्डी, उसे बचपन से एक प्रॉब्लम होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। और उसके पेरेंट्स को ये बात पता होती है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसे मामला ऐसा है कि उसकी बहन का जब भी कोई लड़का दिखता है, कुछ बात करता है, तो वो उसका खुद पे काबू नहीं रहता इसके भाई का। और ये बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इन्होंने डॉक्टर से दिखाया, साइकोलॉजिस्ट से दिखाया, तो उन लोगों ने बोला कोई बड़ी समस्या नहीं है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। बट अफ़सोस कोई ठीक नहीं होता। तो ये जो छोटी-मोटी लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच, पार्टनर के बीच, राधे कृष्ण और रेड्डी के बीच, ये बात पहुँच जाती है उनके माँ-बाप तक, रेड्डी के माँ-बाप तक। अब उसके माँ-बाप कॉल करते हैं नंबर इंतज़ाम करके राधे कृष्ण को। अब वो बोलते हैं कि बेटा देखो, हमारा बेटा अच्छा है, दिल का काफ़ी अच्छा है, उसका ख़्याल रखना। तो बोलते हैं ठीक है आंटी, हम ख़्याल रखेंगे, मैं ख़्याल रखूँगा आपका बेटा का, टेंशन मत लीजिए। अब वो ख़्याल रखता है, जैसा वो कहता है वो ख़्याल रखता है, फिर इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जब नॉर्मल हो जाता है तो इसकी पेरेंट्स जो है रेड्डी के, कहते हैं उस अपनी बेटी को, यानी कि रेड्डी के बहन को, कि एक काम करो, राधे कृष्ण को थैंक यू मैसेज दे दो, ताकि उसने मेरे बेटे का ख़्याल रखा है और तुम थैंक्स बोलोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब ये उसकी बहन लिख देती है कि आपने मेरे भाई का ख़्याल रखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इसका एहसान आपका कभी नहीं भूलेंगे। अब ये मैसेज पढ़ता है राधे कृष्ण, फिर वो दिखाता है रेड्डी को भी, देखो हमारा अभी सब सही हो गया, तुम्हारा परिवार भी खुश है। अब ये मैसेज देख लेता है, वो देख लेता है रेड्डी। अब थोड़ा समय गुजरता है
तो समय आता है 29 अक्टूबर 2004। अब वहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड को एक लाश मिलती है। अब स्कॉटलैंड यार्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि वो शायद वहाँ की पुलिस की कुछ मतलब टीम होती है या फिर हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड को एक लाश मिलती है जिसका सर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। अब पहचान उसकी कैसे की जाए? तो फिर उसका फिंगरप्रिंट्स भी मतलब फिंगर भी उसके काटे हुए होते हैं उस लाश की, लेकिन फिंगरप्रिंट्स ना मिल पाए जिससे इसका शिनाख्त ना हो पाए। मतलब मारने वाले ने अच्छे से प्लानिंग करके मारा था। लेकिन फिर वहीं की पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज होती है, जो शख्स मारा था उसी के जानने वाले वो ऑफिस तक नहीं आया था, तो जानने वाले ने रिपोर्ट की थी गायब है। तो फिर वो और ये आपस में मैच हो जाता है। तो फिर पता चलता है कि ये लाश किसकी है, तो ये लाश है राधे कृष्ण की। राधे कृष्ण वही है, रेड्डी का दोस्त पार्टनर, जिसके बीच अभी लड़ाई हुई थी, फिर सब कुछ ठीक हो गया था। और अब पुलिस पता करते है कि कहाँ रहता था किसके साथ, तो पता चलता है कि रेड्डी के साथ। अब पुलिस रेड्डी के बारे में पता करती है कहाँ है वो। तो पता चलता है कि जिस दिन ये लास्ट मिलती है 29 अक्टूबर 2004 को, जस्ट उसके अगले दिन ये रेड्डी वापस इंडिया चला गया। मतलब लंदन से इंडिया वापस चला गया। तो अब पुलिस यहाँ के वो इंडिया पुलिस को कांटेक्ट करती है इधर कि ऐसा ऐसा बात है, एक लाश मिले हमें, इसके साथ रहता था, ये मामला है। तो बोलते ठीक है, हम कोशिश कर खोजते हैं, फिर मिलता है तो आपको बताते हैं। अब समय गुजरता है। तब समय आता है 2005। जगह बेंगलुरु, वहाँ के एक लॉज में एक बेंगलुरु पुलिस को एक लाश मिलती है। उस लाश का धड़ और सर अलग होता है। सर मिलता नहीं है, धड़ सिर्फ मिलता है। प्लस उसके भी फिंगर्स जो है वो कटे होते हैं ताकि कोई शिनाख्त ना कर पाए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां पे एक ट्राउजर पड़ा होता है। उसके बेस पे पता चलता है कि ये कौन है शख्स। तो पता चलता है ये एक राजेश नाम का व्यक्ति है, जो कि सत्यम नाम की एक कंपनी में वर्क करता है और ये इंजीनियर है पेशे से। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं कौन आया था, नहीं आया था, किससे मिला नहीं मिला। तो पता चलता है एक शख्स से एक दिन पहले कुछ दिन पहले मिला था, जिस शख्स का नाम है नागेंद्र रेड्डी। यानी कि नागेंद्र रेड्डी वही है जो सॉरी लंदन में मर्डर करके यहाँ पे आया है, ऐसा स्कॉटलैंड यार्ड की कहना है। अब लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ मामला है। तो अब पुलिस अपना जाल बिछाती है रेड्डी को पकड़ने के लिए, फिर ये जाल में फंस जाता है। अब जाल में फंस गया, पुलिस पकड़ लेती है। अब इनको पूछताछ करती है। तो वो अपना बताता है कि होता क्या है कि वो पहले स्कॉट सॉरी लंदन वाला बात बताता है कि वहां पे मैंने ऐसे करके आया। फिर ये यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जब मैं वहां से भागा तो बेंगलुरु आया। बेंगलुरु के लॉज में मैं ठहरा, अपने पेरेंट्स को बताया तो मेरे पेरेंट्स ने बहन को भेजा, मेरी बहन आई। अब बहन मेरे साथ कुछ दिन रही। उसी बीच मैंने देखा था कि राजेश जो है वो मेरी बहन से बात कर रहा था। तो एक दो बार मैंने जब देखा कि मेरी बहन से बात कर रहा, तो मुझे लगा कि वो कहीं प्यार तो नहीं करता मेरी बहन से, और कहीं छीनना तो नहीं चाहता, और बस इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और सेम ये जो रीजन है, ये उसे उस वक्त भी लगा था जब ये लंदन में राधे कृष्ण को मारा था। उसे उस टाइम में भी ये लगा था कि मैसेज देखकर कि कहीं मेरी बहन को छीन ना ले, कहीं दोनों प्यार ना हो जाए, शादी ना कर ले, फिर मेरी बहन मुझसे दूर हो जाएगी। सेम चीज वही लगा था। तब ये बात यहाँ से उठ के वहां भी कि स्कॉटलैंड यार्ड को पता चलती है। अब वो बोलते कि एक काम कीजिए, उसे मेरे हवाले कर दीजिए। तो बोलते ठीक है, पहले हम यहाँ की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले, फिर यहाँ पे हो जाए इसका काम, फिर आपको हम सौंप देंगे। तो बोलते ठीक है, समझ जाती है पुलिस। अब ये इसे कस्टडी में लेके जेल भेज दिया जाता है। अब ये जिस जेल में जाते हैं वहां पे काफी बड़े बड़े क्रिमिनल मौजूद होते हैं। अब काफी अच्छे खासे इसकी दोस्ती हो जाती है वहां के क्रिमिनल से। अभी तक इसको अफसोस नहीं है कि इसने मारा है। इसे बस दो कत्ल इसलिए किए क्योंकि उसकी बहन से बस बात करते हुए देखा। एक तो बहन ने सिर्फ मैसेज किया था, उस मैसेज को देख के मार दिया इसने। पता है ना कि वो उसको एक बीमारी थी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। और दूसरा कि सिर्फ बात करते हुए देखा बहन से तो उसको मार दिया। सब इसकी दोस्ती हो जाती है किससे, एक जाने माने वहां के क्रिमिनल से, काफी बड़े बड़े क्रिमिनल से हो जाती है। एक रोज क्या होता है कि अब इसे अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है कि क्राइम के कुछ नए तरीके पता चल जाते हैं। अब एक रोज ये प्लान बनाता है कि यहाँ से भागे कैसे जल्द से। तो इसे पता होता है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये मुझे कौन सा हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो एक बीमार होने का एक नाटक करता है। अब बीमार होने का नाटक करता है। अब वहाँ का पुलिस वहाँ उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है। वही हॉस्पिटल जहाँ पे उसका प्रेडिक्शन होता है, जहाँ पे हमेशा हर कैदी को ले जाता है बीमार होने पे। अब ये गए वहां पे। अब बीमारी के पास जाता है लेकिन वो वहां से फरार हो जाता है।
अब फरार हो गया वहां से। अब पुलिस छानबीन करने लगी। इधर पुलिस को टेंशन थी कि एक तो अभी सजा इसे नहीं हुई थी, सजा दिलवाना था, प्लस इसको स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले भी करना था लंदन के। तो ये वहां से फरार हो जाता है। 7 अक्टूबर 2006 को फरार होता है। और हॉस्पिटल का नाम जहाँ से फरार होता है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल शायद नाम है। अब ये वहां से भाग के तिरुपति चला जाता है। तिरुपति में एक प्राइवेट कॉलेज में एक लेक्चरर का काम करता है, मतलब एज ए लेक्चरर ज्वाइन करता है। टैलेंटेड काफी था, पढ़ने में काफी तेज था। आईआईटी मद्रास से कर चुका था, तो ये एक लेक्चर कॉलेज में प्राइवेट लेक्चरर बन जाता है। अब जब कुछ समय वहां पे रहता है, टाइम स्पेंड करता है, तो वहां एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वो भी शायद उसी कॉलेज में काम करती थी। तो उसे प्यार हो जाता है, फिर वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं वहीं पे। अब शादी करने के बाद वो चला जाता है विजयवाड़ा। अब वहां पे जाने के बाद अब उसे खाने और रहने के लिए कुछ चाहिए, पैसे की जरूरत। अब वहां से वो हर जगह चेंज करता था, तो वहां जगह चेंज हो गया। तो अब जीने के लिए, जीवन के लिए पैसा चाहिए, तो अब क्या करे। अब जैसा कि उसने जेल में कुछ कॉन्टेक्ट बनाए थे, तो बोला कि चलो एक काम करते हैं, वहीं से कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ अपने वहीं की सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बात करता है, फिर ये एक बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट किलर, मतलब पैसे लेके किसी को मारने का। अब ये पैसे लेके बिजनेसमैन को, डॉक्टर्स को और भी अलग अलग इंसान जो कि अमीर है, उन्हें लेके धमकाता था, मारता था, किलिंग करता था। तो ये अपनी किलिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम जारी रखता है। फिर 2009 समय आता है, कर्नाटक वो पहुंचता है। अब कर्नाटका में अब बहुत सारे राइवल्स गैंग को भी ये खत्म करता है। कोई गैंग ही ज्वाइन करता है, उस गैंग में के अपोनेंट्स जो होते हैं, राइवल्स गैंग, उसे भी समाप्त करता है, मारता है। तो उसी में से एक राइवल गैंग वाला इसका इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है कि रेड्डी यहाँ पे है। तो पुलिस इसे फिर से जाल बिछाती है, फिर से इसे गिरफ्तार कर लेती है, फिर जेल में आता है। और जेल में आने के बाद फिर वही अपना जेल में आता है। अब पता है जेल में ये सिर्फ शांति से नहीं बैठता है। अब वो जेल में जो कैदी होते हैं, आमतौर पे कैदी आते जाते रहते हैं, कुछ बड़े कैंग के, कुछ छोटे कैंग के। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े कैदी आते हैं, तब ये लिस्ट बनाना शुरू करता है। यहाँ पे कौन कौन कैदी ऐसे आ रहे हैं या हैं जो कि काफी अमीर है, जो के पास पैसा है। अब ये जेल में ही धमकाने का काम शुरू कर देता है। अब ये जेल में धमकाना शुरू कर दिया। अब पैसे की डिमांड करता था। अब ये जो पैसा का बात है, वो बाहर के अपने आदमी को कॉल करके बताता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से ऐसे पैसे ले लो। अब एक मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस उसने जेल में स्टार्ट कर दिया। देखिए कहाँ पे एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग का लाइफ चल रहा था और इंजीनियर बन चुका था, अच्छा खासा जॉब था। अब कहाँ अपनी लाइफ को इतना बर्बाद कर चुका है, और कि अब जेल में भी ये ऐसा काम कर रहा है। तो फिर ये उसकी टीम जो होती थी वो पैसा बाहर से ले लेती थी। अब इस बार उसकी लगभग 16 मई 2009 में ही इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब इस बार सच में तबीयत खराब हो जाती है, उस समय तो बाहर से, सच में हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले इसके करतूत से अच्छे तरह वाकिफ थे कि पहले इसने भागने की कोशिश कर चुका है ऐसे। खैर, अब पुलिस है, अब बीमार हुआ है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा। तो इस बार सिक्योरिटी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इस बार डीएआर की भी सिक्योरिटी उसे दी जाती है। उसके बाद उसे भेजा जाता है हॉस्पिटल, उस पर निगरानी रखती है। तो अब ये अपना हॉस्पिटल जाता है, इलाज चलता है, ठीक होने लगता है। जब ठीक हो जाता है ऑलमोस्ट, तो अचानक इसके मन में फिर आता है कि चलो अब कैसे यहाँ से भागे। फिर ये क्या करता है, अब वहां से अब प्लान करता है। तो वो ये जो डीआर की सिक्योरिटी टीम थी, उसमें से एक के पास चाकू रहता है। तो ये सिक्योरिटी टीम को उसी चाकू से मार के भाग जाता है। अब बाकी की जो डीआर की टीम होती है, वो सिक्योरिटी टीम वो आती है। अब उसे भी पता है, आ, उसे भी पता, मतलब कि रेड्डी को भी पता है कि अब जिसने उसे मारा वो कोई आम व्यक्ति था नहीं। अब तो पुलिस काफी छानबीन करेगी, तो वो अब इधर उधर भागने लगता है। कभी असम, कभी उड़ीसा, कभी कर्नाटका, इधर उधर हमेशा वो भागने लगता है। 2009 से अब समय गुजरता है, पुलिस इधर छानबीन कर रही है, उधर स्कॉटलैंड यार्ड भी खोज रही है। अब 2000 लगभग 11 में यहाँ के पुलिस को एक कॉल आता है मुखबिर का कि सर, आप जिसे रेड्डी की तलाश कर रहे हैं, वो 1 फरवरी को यहाँ आने वाला है। और ये बात है 2011 थी, 2009 में लास्ट को भागा था। और लगभग 2 साल बाद 2011 में उसके पुलिस के मुखबिर बताते हैं कि ये 1 फरवरी को यहाँ पे आने वाला है, पक्का आएगा, श्योर हूँ मैं। हो सकता है कि ये खबर उस गैंग में हो या फिर रिलेटेड हो। तो अब पुलिस अपना जाल रेडी करती है, बिछाती है। अब खबरें जो इलाका बताता है कि 1 फरवरी को आएगी, पुलिस वहाँ पे इलाका को खाली करवाती है। कोई भी आम जनता वहाँ पे आसपास इलाका में ना उठ टाइम।
तो अब बोलता है कि खबरें जो था वो ये भी बताता है कि एसयूवी गाड़ी से आएगा। तो अब पुलिस इंतजार करी उसकी, पूरा नाकाबंदी कर दी गई है चारों तरफ, बस एक दो रास्ता छोड़ा गया जिस तरफ से वो आए, और बाकी जनता कोई है नहीं, सबको ब्लॉक कर दिया गया रास्ता कि कोई आ ना पाए। अब एसयूवी गाड़ी आती है अपने उसी दिन आती है 1 फरवरी को। अब पुलिस जैसे ही रुकवाती है तो एसयूवी से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब पुलिस भी जवाबदेही में फायरिंग स्टार्ट करती है, तो उसी में से एक गोली जाके डायरेक्ट रेड्डी के गर्दन पे लग जाता है। अब वहीं पे मौका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है, मर जाता है रेड्डी। अब पुलिस अब उसके पेरेंट्स को बुलाती है। पेरेंट्स को बुलाने के बाद पेरेंट्स को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा उसने किया है। पहले स्कॉटलैंड में एक मर्डर अपने दोस्त का, फिर यहाँ पे एक मर्डर बेंगलुरु में अपने दोस्त का, फिर जेल से भागा, फिर जेल से भागने के बाद कॉन्टेक्ट किलिंग का काम स्टार्ट किया, फिर जेल में आया तो ये सब काम स्टार्ट किया, और फिर भाग गया इसको मारकर। तो उसके माँ बाप बहन सभी इनकार कर रहे थे कि मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा साधारण इंजीनियर था, काफी तेज था, होनहार था, तो हम इस ये मेरा बेटा नहीं, हम नहीं लेंगे इसे। बहन जिसके लिए उसने पहला और दूसरा कत्ल किया था, वो अभी इनकार कर दे, मेरा भाई हो ही नहीं सकता है। तब मजबूरन पुलिस को ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हमारी आज की कहानी यही थी, कैसे एक अच्छा खासा परिवार का लड़का जो कि अच्छे पढ़ने में टैलेंटेड, हर चीज में टैलेंटेड, वो किस तरह क्राइम का रास्ता चुनता है और किस तरह अपने किस्मत को बर्बाद कर देता है, किस्मत नहीं, अपने भविष्य को किस तरह बर्बाद कर देता है। उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, आप इससे दोस्त रिश्तेदार से फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।